दोस्तों नमस्कार, मैं एपी सर आप सभी का डेली न्यूज करंट अफेयर्स के प्रॉपर डिस्कशन में स्वागत करता हूं। और हम आज करंट अफेयर्स का प्रॉपर न्यूज एनालिसिस शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अभी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया, तो हम समझेंगे कि जो हमारे एग्जाम से ओरिएंटेड पॉइंट हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है। तो एक बात याद रखिए, 25 दिसंबर को किस रूप में मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी दिन कौन? तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 1924 को 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक स्थान पर जन्म हुआ था। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि सुशासन दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक स्थान पर कब? 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। इसीलिए 25 दिसंबर को किस? तो गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई। अब आपको यहां से अटल बिहारी वाजपेयी जी किन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात किया और वह मूल्य व्यक्ति विशेष के लिए, वह समाज के लिए किस प्रकार जरूरी है, ये आपको इनसे सीखने की जरूरत है। तो एक कौन है? शांति, हमेशा शांति की, पीस, शांति की बात अटल बिहारी वाजपेयी न केवल करते थे बल्कि अपने जीवन में उतारे भी। और को एग्जिस्टेंस यानी सह-अस्तित्व प्रधानमंत्री के रूप में इनकी भूमिका सह-अस्तित्व की भावना को ही दिखाती है। तो सह-अस्तित्व, इसके अलावा कंपेशन, करुणा, कौन सा? करुणा का भाव इनमें भर भर के भरा हुआ था। इसके अलावा हमेशा सभी का ये सम्मान करते थे, सभी का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर ऑल की भावना ये शुरू से बचपन से इनके अंदर थी। और इक्वालिटी, समानता, और कौन सी भावना? समानता, जस्टिस, न्याय, और साथ में बंधुत्व की भावना, यानी कूट कूट कर इनके अंदर बचपन से ही भरी हुई थी। और इन्हीं विचारों को ये अपने शुरुआती जीवन से अपने जीवन में उतारने की और अंतिम समय तक इन्हीं शांति, करुणा, समानता, सभी के लिए सम्मान, न्याय, बंधुत्व की भावना को ये अपने जीवन में संजोए और दूसरों को भी इनको अपनाने के लिए लगातार प्रेरित करते थे। अब आपके मन में होगा कितने भाव, इतने मूल्य इनके अंदर बचपन से ही थे, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी को हम क्या माने? एक समाज सुधारक के रूप में, एक आदर्श पुरुष के रूप में, एक राजनेता के रूप में, एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक ओरेटर के रूप में, एक मुख्य वक्ता के रूप में क्या माना जाए? तो जितना भी आप सोच सकते हो, पत्रकारिता से लेकर के सब कुछ, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कौन? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसीलिए इनको क्या, इनकी बहुत सारी कविताएं आप सुनते हो, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो ये, इसके अलावा अंधेरा फिर हटेगा, एक नया सवेरा आएगा। तो ये इनकी क्या है? प्रमुख कविताएं हैं। तो इसीलिए इन्हें पोएट, राइटर, इन्होंने कई अभ्युदय पत्रिका से लेकर के कई प्रकार की, यानी पत्रिकाएं और मासिक पत्रिका, दैनिक पत्रिका, इनका भी इनके द्वारा संपादन किया गया। तो ये क्या है? पोएट, कवि भी थे, राइटर, लेखक भी थे, हमने क्या बताया, जर्नलिस्ट भी थे, और स्टेट्समैन, राजनेता भी थे, और फ्रीडम फाइटर के रूप में इन्हें जाना जाता। इन्हें अजात शत्रु, वर्तमान समय का अजात शत्रु माना जाता है कि किसी के सामने यानी झुकते नहीं थे, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का बात हो। ये पहले प्रधानमंत्री बने थे जिनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर हिंदी में भाषण दिया गया था, सोचिए। तो ये इसीलिए इनको अजात शत्रु, वर्तमान समय का अजात शत्रु भी कहा जाता, फ्रीडम फाइटर। और एक विजनरी
विजनरी का मतलब हुआ कि भारत भविष्य में कहाँ भारत को ले जाना है, तो एक भविष्य दृष्टा के रूप में भी इन्हें याद किया जाता है। याद किया जाता तो हमने आपको क्या बताया, ये पोएट भी, लेखक भी, जर्नलिस्ट भी, स्टेट्समैन भी, फ्रीडम फाइटर भी और विजनरी के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनके अंदर जो एक प्रशासक के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, एक आज के समय में राजनीति इतनी यानी राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है, तो इनसे राजनेताओं को कुछ सीखने की जरूरत है। जब तक थे ये अपने प्रशासनिक दायित्वों का, सार्वजनिक दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी पूरी इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा से इन्होंने किया, तो इंटीग्रिटी का मूल्य, ऑनेस्टी का मूल्य, और ध्यान दीजिएगा ये ऐसे व्यक्ति थे, कोई चाहे ये विपक्ष में रहे हो तो ये रचनात्मक विपक्ष की भूमिका, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका के रूप में इन्होंने अपने कर्तव्यों दायित्वों का निर्वहन किया। अगर सत्ता पक्ष में भी थे तो सत्ता पक्ष में भी सबको साथ लेकर चलने की इन्होंने हमेशा पुरजोर कोशिश की, और इसीलिए इनको लार्ज हार्टेडनेस वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी, यानी ये सभी आपके विचार हमसे डिफर हो सकते हैं, मत भिन्नता हो सकती है, ये हमेशा बोलते थे कि आप मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ रखना ये क्या है, सही नहीं है। तो इसीलिए इनको सभी सत्ता पक्ष विपक्ष हर एक पार्टी का इनसे प्यार करता था। कहने का मतलब वह सभी इनके चाहते थे, क्योंकि इनके अंदर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और लार्ज हार्टेडनेस का भाव इनमें बहुत ज़्यादा समाया हुआ था। बात इनकी कुछ यात्रा की करें तो ये शुरुआती दौर में ही क्या होता है, 1932 में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो जाते अपने बचपन की एज में, लेकिन ऑफिशियली इनको कब, फॉर्मली औपचारिक तरीके से कब, तो ये औपचारिक रूप से 1947 में क्या बनते हैं, प्रचारक बनते हैं। किसके, आरएसएस के प्रचारक बनते हैं। और 1951 में 1951 उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रभाव में आते हैं, और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ का मेंबर ये 1951 में बनते, क्योंकि जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। तो ये औपचारिक रूप से 1951 में 1951 में जनसंघ को ज्वाइन करते हैं। आगे चल के चुनाव के मैदानी चुनाव में उतरते हैं, और जब चुनाव में उतरते हैं तो 1957 में ही 1957 में ये बलरामपुर, यूपी के बलरामपुर लोकसभा से ये पहली बार सांसद चुने जाते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार कब सांसद चुने गए, तो 1957 में। कब, 1957 में। कहाँ, तो ये बलरामपुर, कहाँ, बलरामपुर सीट से पहली बार ये लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा 10 बार, एक दो बार नहीं, 10 बार ये लोकसभा के सांसद रहे और 2 बार ये राज्यसभा के सांसद रहे। कितनी, 10 बार लोकसभा के और 2 बार राज्यसभा के सांसद बनाए जाते हैं। इसके अलावा 1977 में आपको पता है कब, 1957 में किसकी, तो मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। तो मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी 1977 में, तो ये विदेश मंत्री पोर्टफोलियो यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्हीं को सौंपा गया। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में इनकी रचनात्मक भूमिका रही, और ये यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि, भारत के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं। और ध्यान रखिएगा ये पहले प्रधानमंत्री होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देते हैं। किसमें, हिंदी में भाषण देते हैं। और हिंदी का जो एक सम्मान होना चाहिए विश्व के राष्ट्र राज्यों के प्रति, ये हिंदी की यानी हिंदी को विश्व पटल पर रखते हैं। और इन्हीं के द्वारा यानी आगे पहली बार प्रधानमंत्री कब ये बना जाता, तो 1996 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं। और अगली बार 1998, आपको पता है कि जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 13 दिन में इनकी सरकार गिर गई थी। कितनी, 13 दिन में सरकार इसमें गिर गई थी। लेकिन अगली बार जब 1998 में पुनः प्रधानमंत्री बने तो ये 1998 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। और इसी दौरान जितने भी आप देखोगे उस
क्रांतिकारी कदम उठाए जाते हैं, जैसे पोखरण सेकंड 1998 में पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण किया जाता है। कौन सा? इन्हीं के नेतृत्व में, और इन्हीं के नेतृत्व में ध्यान दीजिएगा 1999 का कौन सा? कारगिल विजय फतह किया जाता है, कारगिल युद्ध होता है और कारगिल युद्ध को भारत बखूबी जीतता है। इसके अलावा जब ये सामान्य संबंध करने के लिए ये हाथ भी, जब प्यार में आपको ये हाथ बढ़ाएगा तो हम भी आगे हैं, तो ये 1999 में लाहौर बस यात्रा, कौन सी? लाहौर बस यात्रा, इन्हीं के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में जो तलखी आ गई थी उसमें नरमी दर्शाने के लिए, संबंधों में मधुरता लाने के लिए, कब? तो 1999 में लाहौर बस यात्रा भी इन्हीं के द्वारा की जाती है, इन्हीं के द्वारा की जाती है। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में भारत आगे पहुंचे, रूपांतरकारी परिवर्तन हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय एजुकेशनली एंड सोशली। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? सर्व शिक्षा अभियान, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए, फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इनके द्वारा शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए आपको पता है सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान इन्हीं के, और इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने की यानी पुरजोर कोशिश की जाती है। और याद करिए इन्हीं के काल में वो 86वां संविधान संशोधन जो आप पढ़ते हो 2003, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2003 आता है, जिसमें अनुच्छेद 51A संविधान में शामिल किया जाता, मौलिक अधिकार घोषित किया जाता है, तो इन्हीं के शासनकाल में होता है। इन्हीं के शासनकाल में 2000 ईस्वी में कौन सा? तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लॉन्च किया जाता है, यानी गांव-गांव को हर मौसमी, यानी गांव-गांव से हर मौसम में मौसमी रोड का निर्माण हो, जो हर एक मौसम में गांव में पहुंचा जा सके। आज भी आप देखते हो कि गांव में रोड इत्यादि कनेक्टिविटी की बहुत भारी समस्या होती, तो प्रत्येक मौसम में आप कोई भी मौसम हो, बरसात हो, शीतकाल हो या फिर शरद काल, बसंत ऋतु कोई भी हो, तो ये प्रत्येक मौसम में आप गांवों तक पहुंच सको और आपका रास्ता मिलता जाए, तो इसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को इनके द्वारा लाया जाता है। इसके अलावा भारत का कनेक्टिविटी संजाल अच्छे रूप से विकसित हो सके, तो इनके द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसी को जोड़ने के लिए कौन? तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज की संकल्पना इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती। इसके अलावा जो टेलीकॉम पॉलिसी आज देखते हो, तो 1999 में, अगला फिर ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के शासनकाल में 1999 में कौन सी? भारत की टेलीकॉम पॉलिसी आती है। क्या आती है? भारत की टेलीकॉम पॉलिसी इन्हीं के शासनकाल में 1999 में लाई जाती है। इसके अलावा भारत के जो वंचित समुदाय हैं, असहाय हैं, डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं, डाउन ट्रोडन है, पदलित हैं, तो उनको दलित समुदायों का उत्थान हो, वो भी मुख्य धारा में शामिल हो सके, उनको आवास अच्छा मिल सके, तो इसके लिए एक योजना इन्हीं के शासनकाल में शुरू होती है। नाम इस योजना का क्या है? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। कौन सी? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना भी शुरू की जाती है। इसके बाद और आपका क्या इनका ध्यान रखिएगा, अब इनके इतने योगदान, क्योंकि इनका स्थान बहुत ऊंचा था, तो भारत सरकार के द्वारा 2015 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा जाता है, और 2014 में जब एनडीए सरकार आती है तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की अनाउंसमेंट घोषणा करती है। बात समझ में आई? तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, और इसमें अब आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से आप उसको कर सकते हैं। हमने कहा इनकी रचनाओं में कौन कौन? अंधियारा फिर हटेगा। अगर इनकी रचना पूछा है तो रचनाओं में कौन कौन हमने कहा? अंधियारा फिर हटेगा, अंधियारा
ये रचना ध्यान दीजिएगा, अंधियारा फिर हटेगा, अंधियारा फिर हटेगा। और दूसरी रचना हमने क्या कहा, अंधियारा फिर हटेगा, और दूसरी एक नया सवेरा आएगा, एक नया सवेरा, एक नया सवेरा आएगा। ये आप कैसे भूल सकते हो, एक नया सवेरा आएगा, अंधेरा फिर हटेगा, एक नया सवेरा आएगा, ये इनकी रचना। और गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, ये कैसे भूल सकते, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये भी इनकी क्या है, इनका प्रमुख कविता है जो फेमस हुई, गीत नया गाता हूँ। उसके बाद अंधियारा फिर हटेगा, एक नया सवेरा, इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अगला ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जिसे आप वस्त्र, जिसे आप क्या, वस्त्र उद्योग के नाम से जानते हो। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पता है, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को अगर रोजगार कोई सेक्टर देता है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, यानी वस्त्र क्षेत्र है, टेक्सटाइल सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो भारत में, चूंकि ये पूरे भारत में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हथकरघा, हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग फैला हुआ है, तो इसी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती जो आपके काम की है, प्रधानमंत्री मित्रा पार्क, प्रधानमंत्री मित्र योजना। तो यहां मित्र की फुल फॉर्म क्या, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत में एक दो नहीं बल्कि 7 पूछेगा, प्रधानमंत्री मित्र पार्क की स्थापना पूरे भारत में कितनी होगी, तो आंसर आप क्या लगाएंगे, 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्क की योजना की जाएगी। और मित्रा की फुल फॉर्म क्या है, तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, एम से क्या हो गया मेगा, आई से इंटीग्रेटेड, टी से हो गया टेक्सटाइल, आर से हो गया रीजन, एंड ए से हो गया अपेरल। क्या हो गया, अपेरल। तो इसकी फुल फॉर्म मित्रा की क्या हो गई, तो इसकी हो गई मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल। और ये इसमें किया क्या जाएगा, इसे 4445 यानी 44-45 करोड़ रुपए के लागत के साथ शुरू किया गया है। 2027-28 तक पूरे भारत में कितने, 2027-28 तक कितने, तो पूरे भारत में 2027-28 तक 7 वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। कुल मिला के वैश्विक मानक के मानदंड के 7 ऐसे टेक्सटाइल उद्यम को बढ़ावा देने के लिए क्या स्थापित होंगे, तो टेक्सटाइल में यानी पार्क, जिसे पीएम मित्रा के नाम से जाना गया, पीएम मित्रा पार्क का इसमें क्या किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और कौन, जो टेक्निकल, ध्यान दीजिएगा, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को भी लॉन्च किया गया है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को लॉन्च किया गया। तो ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को भी लॉन्च किया गया, जिसमें तकनीकी वस्त्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। किसका उपयोग करते हुए, तो ये टेक्सटाइल का उपयोग करते हुए। इसके अलावा और स्कीम कौन सी है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एटप्स, ATUFS यानी एटप्स, अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। टेक्सटाइल क्षेत्र में चूंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता तो कैसे प्रोत्साहित होगा, तो ये टेक्सटाइल उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए फंड, पैसा चाहिए, वो पैसा अटप्स फंड से आता है। अमेंडेड, ये अटप की फुल फॉर्म क्या है, अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सामर्थ्य स्कीम का कैपेसिटी बिल्डिंग, भाई सामर्थ्य, हथकरघा जो उद्यम में लगे हुए लोग हैं, जब तक इनको क्या किया जाएगा, इनके लिए उचित वातावरण नहीं स्थापित किया जाएगा, इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं बूस्ट किया जाएगा, तब तक क्या वस्त्र उद्योग में वो अपना हुनर दिखा सकते हैं, आंसर है नहीं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का निर्माण, क्षमता निर्माण का विकास हो, वो भी किस सेक्टर में, टेक्सटाइल में। तो इसी के लिए कौन सी स्कीम लाई गई, तो ये समर्थ योजना लाई गई। पूछे समर्थ योजना किसके लिए है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में तो फंड अटप से आएगा, और कैपेसिटी बिल्डिंग कहां से होगी, तो कैपेसिटी बिल्डिंग समर्थ योजना के अंतर्गत होगा। समर्थ योजना इंफ्रास्ट्रक्चर 7 मेगा पार्क से स्थापित होगा। तकनीकी के अंतर्गत नेशनल
टेक्सटाइल मिशन लाया गया, तो आपकी चारों स्कीम आपका आप देखोगे ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। फंड की जरूरत हो तो कौन सा एटअप यानी अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, अगर कैपेसिटी बिल्डिंग हो तो समर्थ योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना हो वर्ल्ड लेवल का वैश्विक स्तर का तो उसके लिए कौन सी 7 मित्रा पार्क की स्थापना भारत के कोने कोने में की जाएगी। यानी कोने का मतलब 7, इसमें वैश्विक स्तर के मानदंड के स्थान पे यानी मानदंड वाले कौन से, तो ये मित्रा पार्क की स्थापना पूरे भारत में होने वाली है। इसके अलावा और कौन सी, यानी फैशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारा टेक्सटाइल का हम प्रयोग फैशन डिजाइनिंग में भी कर सकते हैं, तो इसके लिए निफ्ट की स्थापना भी यानी की गई, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल निफ्ट यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर फैशन टेक्नोलॉजी को भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा और कौन सी स्कीम, तो एक ध्यान दीजिएगा, टेक्सटाइल सेक्टर पूरे विश्व में लोग भारत का जो टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग है उसके प्रति कैसे आकर्षित होंगे, तो इसके लिए जो कॉटन, भारत का कॉटन का जो वस्त्र होता है बहुत शरीर को आरामदेह साबित होता है, तो भारत इसके लिए बाकायदा ब्रांडिंग करे, ग्रेडिंग करे और वैश्विक स्तर पे उसकी एक पहचान हो, तो भारत ने एक ब्रांड नेम जो कॉटन का है उसको लॉन्च किया। तो पूछेगा भारत का जो कॉटन का ब्रांड नेम क्या है, कस्तूरी कॉटन इंडिया। कस्तूरी कॉटन इंडिया ये ब्रांड नेम किसको दिया गया, ये लॉन्च किया गया, इस नाम से ब्रांडिंग की जाएगी। कस्तूरी नाम क्या है, कस्तूरी कॉटन ब्रांड, कौन सा, कस्तूरी कॉटन इंडिया, ये ब्रांड नेम याद रखिएगा, कस्तूरी कॉटन, कस्तूरी और कस्तूरी किसका, कॉटन का है और इंडिया, कस्तूरी कॉटन इंडिया के नाम से वैश्विक स्तर पर जो वस्त्र इत्यादि का निर्यात भारत करेगा। तो ये भी ब्रांडिंग की गई और ये ब्रांडिंग करने के साथ साथ भारत का इसलिए ये सेक्टर जरूरी है क्योंकि भारत ने क्या किया, मैकेनाइज्ड यानी इसमें जो ब्रांड कस्तूरी नाम दिया गया इसकी कस्तूरी कॉटन ब्रांड, तो इसमें एक तो क्वालिटी अच्छी है, दूसरी बात लेबर कास्ट कम है जिससे इसका एफोर्डेबल है, जो भी इससे उत्पाद बनेंगे इसको वैश्विक स्तर पर क्या किया जा सकेगा, भारत यानी एक पहचान बना पाएगा। तो ये आपकी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अब आप हैंडल कर सकते हो। 7 कौन से, मित्रा पार्क की स्थापना, दूसरा हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7 मित्रा पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा टेक्निकल के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च किया गया, पैसा वैसा की जरूरत है तो फंडिंग के लिए कौन सी, एटअप अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम को लॉन्च किया गया। इसके अलावा हमने क्या बताया कि अगर निफ्ट का मतलब हुआ नेशनल इनिशिएटिव फॉर फैशन टेक्नोलॉजी में कैसे हम कॉटन का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए निफ्ट योजना और कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा समर्थ योजना को लॉन्च किया गया। और सबसे लास्ट में हमने कहा ब्रांड, कॉटन का ब्रांड हो तो ब्रांडिंग के लिए क्या किया गया, तो हमने अभी आपको बताया कि कस्तूरी, कौन सा, कस्तूरी कॉटन इंडिया नाम से ब्रांड भारत किया है और इस ब्रांड के अंतर्गत खासियत क्या है कि मैकेनाइज्ड तरीके से वस्त्र को तैयार किया जाता है और इससे लागत उसकी कम आती है और साथ में उसकी क्वालिटी में भी सुधार होता है। तो ये सब प्रयास भारत के द्वारा कॉटन यानी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए किए जा रहे हैं। अब आगे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन जरूर आपका वन लाइनर टाइप के होते लेकिन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आइए अगला है, ये पूछा जा सकता है कि टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कब हुआ, तो ये 19 से 23 दिसंबर 2022 के बीच हुआ और एक कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन हुआ। भारत के अरुणाचल प्रदेश के 7 साल के थे, यानी इसमें 9 वर्ष से कम कैटेगरी में भारत के 7 साल के कौन, अरुणाचल प्रदेश के गेटो सोरा ने खिताब जीत लिया है। और ये किसको हराया, तो मलेशिया में ही कुआलालंपुर में हो रहा था और वही मलेशिया के जेरिल
तेह को पराजित किया। किसको? जेरिल तेह को पराजित किया। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला लोसर त्यौहार, तो वह हालांकि पीछे भी हम सारे त्यौहार बता चुके हैं। तो लोसर त्यौहार ये लद्दाख में मनाया जाता है नए वर्ष के रूप में। वहीं आपसे लोसांग त्यौहार पूछे तो लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता, तो आप कहेंगे लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। बाकी आप पीछे की वीडियो में हो तो बहुत सारी चीजें हमने आपको बता रखा। अगला फीफा रैंकिंग 2022 जारी कर दी गई। तो फीफा रैंकिंग में कौन किसको नंबर 1 पे किसको रखा गया? ब्राजील। अब यहाँ कई लोग गलती कर देंगे, उनको यही दिमाग में चल रहा अर्जेंटीना में चलेगा, अर्जेंटीना जीता है तो उसकी नंबर 1 पे होगा। जी नहीं, अभी भी ब्राजील नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे आपका जिसको सोच रहे थे अर्जेंटीना है, थर्ड नंबर पे फ्रांस है और चौथे नंबर पे बेल्जियम है। बात करें फीफा वर्ल्ड कप जो ये 2022 वाला ये कहाँ हुआ? ये कतर में हुआ, कतर यानी दोहा में हुआ। तो इसकी स्थिति क्या है? तो ये 10 स्थान नीचे पायदान पे गया, ये 60वें स्थान पे है। अब पूछोगे भारत कहाँ है? भारत की तो पूछो मत, 106 स्थान पे। भारत कितने? 106 स्थान पे है। तो अगला पूछा जाए कि 2022 वाला जो ये फीफा हुआ था इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर लाइव था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें दीपिका पादुकोण के द्वारा क्या ट्रॉफी दी गई, ये भी आप ध्यान रखिए। और पहली महिला बनी थी जो ऐसा भारतीय महिला एक्टर थी जो ये फीफा के इतिहास में हुआ। इसके अलावा सर्वाधिक बार लगातार 2 बार पूछा जाए कौन जीता फीफा, तो ये इटली जीता था, ये भी आप जानते हो। इटली लगातार 2 बार इसको जीता था। ठीक, पिछला वाला ध्यान रखिएगा, इसके 18 वाला जो हुआ था उसको फ्रांस ने जीता और इस बार कौन जीता है? अर्जेंटीना ने इस बार जीता। और ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला ये क्वेश्चन पूछा जा सकता, अगला 2026 वाला ये कहाँ होगा? तो ये अमेरिका यानी उसके बाद कनाडा, यूएसए, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको 3 देशों में अगला ये होने वाला है। क्लियर? आगे आओ। अगला फीफा की स्थापना की बात करें तो ये फुटबॉल से इसका संबंध है। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स पूछा जाए तो ज्यूरिख है। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान में क्या है? प्रमुख है। अगला नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, इसका 10वां संस्करण अभी, यानी नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर जो भारत है यहाँ के लोगों के द्वारा जो तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की हस्तशिल्प कला, इन सब की जो हुनर है इसी को प्रदर्शित करने के लिए और लोग पूर्वोत्तर भारत की ओर जाएं और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिले, इन सब को सुनिश्चित करने के लिए कब? तो ये शुरुआत की गई है 2013 से नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो ये 10वां संस्करण हुआ, 23 दिसंबर से शुरू हुआ है। और ये कहाँ शुरू हुआ? ये ध्यान रखिएगा 2022 वाला। तो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई। कहाँ? जवाहरलाल। आपको लगेगा पूर्वोत्तर भारत का है तो पूर्वोत्तर भारत का कोई होगा, यही गलती हो जाती है, यही कॉमन सेंस फेल करता है। ये नई दिल्ली में आयोजन हो रहा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई। बात करें 2013 से इसका शुरू हुआ तो 2013 वाला, 14 वाला, 15 वाला, 16 वाला, 17 वाला, 18 वाला, 19, यानी टोटल कितने हो गए? 7। शुरू के 7 जो जनपद नई दिल्ली में इनका आयोजन किया गया। बीच में फिर 19 के बाद 2020-21 में कोरोना काल आ गया। अब हाइब्रिड मॉडल से इसका जो 19 और 20 दो जो इसके आयोजन हुए हैं, 2020 और 21 वाला ये हाइब्रिड मोड में हुआ, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और ऑफलाइन के लिए जो इसका स्थल चुना गया ये गुवाहाटी, असम। कहाँ? गुवाहाटी, असम में इसका आयोजन किया गया। बाकी 22 वाला आप जानी गए हो, 22 वाला कहाँ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। किसके लिए हुआ ये जान चुके हो। फिजी के नए राष्ट्रपति नए पीएम कौन बन गए? तो नए पीएम ये ध्यान रखिएगा, फिजी के नए पीएम सितबिनी राबुका 12वें प्रधानमंत्री के रूप में। कौन? सितबिनी राबुका ये नए क्या बन गए? यानी फिजी के प्रधानमंत्री बने। और ये पीपुल्स अलायंस के नेता हैं। पीपुल्स अलायंस से नई पार्टी है, 2021 में स्थापित हुई है। इसके पहले भी ये 1992 में प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगला फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई वाली एथलीट की लिस्ट जारी की गई तो उसमें सबसे अधिक पूरे साल में कमाई करने वाली एथलीट में भारत के भी एक एथलीट धावक जिनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु यानी इसमें जगह बनाई ये 12वें, यानी 25 टॉप
25 में कौन? भारत की पीवी सिंधु, जिनकी कमाई 7.1 मिलियन US$ है। शीर्ष पे पूछे तो नंबर 1 पे जापान की नाओमी ओसाका, USA की नंबर 2 पे सेरेना विलियम्स, यानी इसमें काबिज हुई हैं। बात करें जापान की नाओमी ओसाका की तो ये 51.1 मिलियन US$ इनकी कमाई है। 41.3 मिलियन US$ सेरेना विलियम्स की कमाई है। सेरेना विलियम्स की कमाई है। पीवी सिंधु की बात करें तो ये सिंगापुर पूछे, ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर पूछे तब भी पीवी सिंधु, सिंगापुर, स्विस, जत्ते ये सा वाले हैं, और साथ में सैयद मोदी ये, तो ये सिंगापुर, स्विस, सैयद मोदी, इन सबको किसके द्वारा जीता गया? तो ये सब ट्रॉफी पीवी सिंधु ने जीता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेपाल के जो प्रधानमंत्री कौन अब बनेंगे? तो ये पुष्प कमल दहल प्रचंड ने दावा किया कि वो प्रधानमंत्री यानी बनने जा रहे हैं। और इनका संबंध किससे है? तो ये CPN, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेशनलिस्ट, और ये आपका कौन? MC, यानी CPN MC के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। अब बात करें यहाँ पर, चूंकि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला हुआ था तो कई गठबंधन, अब इन्होंने दावा किया कि गठबंधन उनके साथ कितना 165 सांसदों का समर्थन है। और इसमें जो नेपाल का संविधान बना तो इसका अनुच्छेद 76(2) कहता है कि जब किसी का यानी बहुमत क्लियर कट ना हो तो राष्ट्रपति कार्यालय जो शीतल निवास, यहाँ का राष्ट्रपति जो कार्यालय है एक किस नाम से जाना जाता? शीतल निवास के नाम से जाना जाता। वहाँ पर राष्ट्रपति के पास ये जो दावा करेगा उसको फिर उसका क्या किया जाएगा? देखा जाएगा उसके साथ रियल में सांसद हैं कि नहीं, और उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता। तो बात करें टोटल कितने? 275 यहाँ पर यानी सीटें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, इसको अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, अब जैसे वर्ल्ड बैंक सुनते हो तो उसी वर्ल्ड बैंक में एक नहीं है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप समूह है, उन्हीं में से एक कौन है? IFC। और IFC ने जो भारत की HDFC बैंक है इसको 40 करोड़ रुपए का लोन दिया है। आप पूछेंगे क्यों लोन दिया? क्योंकि ये जो HDFC है ये आवास इकाइयों का निर्माण कर रही, जो पर्यावरण की दृष्टि से क्या सस्टेनेबल हैं और एफोर्डेबल, कम किफ़ायती हैं और वहनीय हैं। तो ये ऐसे टाइप के अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछेगा इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन ने किसको लोन दिया भारत में? तो HDFC बैंक जो है इसको लोन दिया 40 करोड़ रुपए का। अब बात करें IFC का तो इसका वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर्स है, और इसकी स्थापना 1900 कब होती? 1956 या 60? इसको आप बताइएगा 1956 या 60 कब? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा IFC की स्थापना कब हुई थी। अगला IMF, इसका कैसे आप भूल सकते हो? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से इसे जाना जाता है। IMF को किस नाम से जाना जाता? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भारत की जो ग्रोथ रेट है, जिसे जुलाई 2022 में इसके द्वारा 7.4% 2022 के लिए बताया था, लेकिन इसको संशोधित किया। अब ये वाला वास्तविक GDP ग्रोथ रेट भारत की कितनी रहेगी? तो दोनों साल 22-23 और 23-24 दोनों याद कर लीजिए। मेंस में जहां भी कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है तो आप IMF का जो ये एस्टिमेशन है ग्रोथ रेट का, वास्तविक GDP ग्रोथ रेट, इसको आप बताइए तो अब कितनी रहने वाली है 2023-24 और 2022-23। 22-23 के लिए 6.8 और 2023-24 के लिए 6.1। तो ये 6.8% 2022-23 के लिए रहेगी और 23-24 के लिए और इससे घटा दीजिए 6.1% ही रहने वाली है। तो ये आपका अब क्या IMF ने इसका भारत की जो ये ग्रोथ रेट है उसको डाउन किया है, कम किया है। बात करें IMF का तो IMF पता है आपका कौन सा? ब्रेटन वुड्स, कौन सा समझौता हुआ? ब्रेटन वुड्स समझौता। ये ब्रेटन वुड्स समझौता के पश्चात ये 1944 में हुआ और इसकी स्थापना 1945 में की जाती है। और इसके मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन DC है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वर्ल्ड बैंक का न्यूयॉर्क है और इसका वाशिंगटन DC है। और वर्तमान समय में मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा जाए तो कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अगला कोलकाता फिल्म फेस्टिवल 2022 का समापन किया गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन?
गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म के लिए किसे, तो दो यहाँ हैं, एक है स्पेन की फिल्म अपॉन एंट्री और दूसरी है बांग्लादेश की फिल्म द गोल्डन विंग्स ऑफ द वाटर कॉक्स। इन दो फिल्मों को लिए यानी दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो बीरना मोलिना अर्जेंटीना के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। नाम क्या है, बीरना मोलिना को अवार्ड दिया गया। बेस्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री अवार्ड पूछे तो ये निब्रम द अनसेटल्ड सेड और हाथिर स्पर्श को ये दिया गया है। बेस्ट इंडियन शॉर्ट फिल्म के लिए तो ये शॉर्ट फिल्म के लिए किसको, महमूद को दिया गया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला कहा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन, बीबीसी के द्वारा पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अनाउंस कर दिया गया। इसमें अंग्रेज फुटबॉलर किसको, बेथ मीड को बीसीसीआई ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। अगला फिर ये सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट के अंतर्गत बीएसई जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको सोशल स्टॉक एक्सचेंज जारी करने की मंजूरी दे दी। तो हमारे लिए ये भी बनेगा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज को जारी कौन किया है, तो बीएसई ने जारी किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक क्षेत्र में भी अब शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास इत्यादि में भी यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी अब इसमें इसके माध्यम से फंड जुटाया जाएगा। तो ये कौन जारी किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जारी किया गया है। और बॉम्बे की बात करें तो ये इसकी स्थापना 1875 में हुई बीएसई की, और एशिया की ये सबसे पहली स्टॉक यानी एक्सचेंज है। और इसके द्वारा 2017 में जो बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत का पहला लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बनती है। क्या, भारत की पहली ये लिस्टेड सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज कंपनी भी बनती है। और ये कहाँ, तो ये बीएसई के द्वारा अहमदाबाद में जो गिफ्ट सिटी का इंटरनेशनल IFSC में ये भारत का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया भी लॉन्च करती है। और इसका इंडेक्स पूछा जाए तो ये S&P BSE सेंसेक्स जो सेंसेक्स है, इसी का कौन सेंसेक्स, S&P BSE सेंसेक्स इसका इक्विटी इंडेक्स कहलाता है। अब यहाँ आपके लिए सेबी भी इंपॉर्टेंट है। सेबी की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में की जाती है, लेकिन सांविधिक स्टैट्यूटरी दर्जा 1992 के सेबी एक्ट से 1992 के सेबी एक्ट के अंतर्गत इसे सांविधिक का दर्जा दिया जाता। आगे आइए, अगला है बिन फ्यूचर प्राइज 2022 से किसको दिया गया, तो ये किसको, तो ये कौन, IIT मद्रास के जो प्रोफेसर हैं प्रदीप थलप्पिल को कौन सा बिन फ्यूचर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। अगला IPL इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर कौन बन गए, तो ये कौन बन गए, सैम करन जो इंग्लैंड के हैं। 18.5 करोड़ से यानी करोड़ में इसे पंजाब किंग्स के द्वारा खरीदा गया है। अगला कौन सा, NHPC, तो NHPC ध्यान रखिएगा, यह सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार इसके द्वारा जीता गया। बात करें नेशनल हाइड्रोलॉजिकल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाइड्रोलॉजिकल पावर कारपोरेशन। नेशनल हाइड्रोलॉजिकल ये जल विद्युत के क्षेत्र में प्रमुख रूप से काम करती है, जल से बिजली बनाने का। तो नेशनल हाइड्रोलॉजिकल पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। 1975 में इसकी स्थापना होती है। और भारत में जल विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ी कोई अगर संगठन पूछा जाए तो सबसे लार्जेस्ट संगठन इसी NHPC है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो ये आज के थे करंट अफेयर्स का डिस्कशन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।